खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात सियासत की। ग्वालियर की डबरा सीट से कैबिनेट मिनिस्टर इमरती देवी को टक्कर देने के लिए कमलनाथ ब्रिगेड, खासतौर पर महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। पीसीसी चीफ ने डबरा सीट के लिए बड़ी रणनीति बनाई है और इमरती देवी की घेराबंदी के लिए विजय लक्ष्मी साधौ, हिना कांवरे और झूमा सोलंकी को कमान सौंपी गई है। तो इमरती देवी को टक्कर देने के लिए ये टीम बनाई गई है। कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने यह भी कहा है कि इमरती देवी के कब्जे वाली सीट पर इस बार बड़ा बदलाव होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट पर बढ़त मिली थी। उपचुनाव में कांग्रेस पूरी दमदारी से लड़ेगी। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कांग्रेस की लगातार ध्वस्त होती रणनीतियों के बीच ये एक दम नजर आता है। 3 विजय लक्ष्मी साधौ, हिना कांवरे और झूमा सोलंकी, इन्हें कमान सौंपी गई है। पर डबरा का जो रिजल्ट है वो तकरीबन 50,000 का मार्जिन है। इसमें से कांग्रेस के वोट छांटना और इमरती देवी के वोट काटना, ये बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ललित, देखिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए इस बात को लेकर है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी इमरती देवी डबरा सीट से पूरी तरीके से कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए थी और सिंधिया समर्थक इमरती देवी को माना जाता है। लेकिन जिस तरीके का मार्जिन उनका 2018 के चुनाव में रहा था वो इस बार कितना होगा ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन कांग्रेस ने अब अपनी महिला ब्रिगेड को जरूर डबरा विधानसभा सीट को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है। सीनियर लीडर है विजय लक्ष्मी साधौ, उनको प्रभारी बनाया गया है डबरा विधानसभा का। इसके अलावा झूमा सोलंकी जो कि कांग्रेस की विधायक हैं और हिना कांवरे, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से डबरा में जो बीजेपी है उसका समीकरण बिगाड़ने का काम करना है। हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौती कई तरह की है। एक तरफ जहां वो रणनीति बनाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विधायकों के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में अब इस रणनीति पर कितनी सफल कांग्रेस पार्टी हो पाएगी ये तो उपचुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन कोशिश इसी बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दी जा सके, उनकी घेराबंदी की जा सके। और इसी के तहत अब कांग्रेस पार्टी ने जमावट भी इसी तरीके से करना शुरू किया। इमरती देवी चूंकि महिला वर्ग से आती हैं और ऐसे में जो महिला जो कांग्रेस की जो महिला ब्रिगेड है उसको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो किस तरीके से वहां जाकर जो माहौल है वो पूरी तरीके से कांग्रेस मय बनाने का काम करें। एक और अहम बात है कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहां पर डबरा ऐसी विधानसभा सीट थी जहां पर कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई थी और शायद यही कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है कि इसी के सहारे वो इस बार उपचुनाव में उतरने की कोशिश करेगी ताकि इमरती देवी को टक्कर दे सके। इमरती देवी को टक्कर दी जा सके। क्या बीजेपी के लिए, वो भले ही बीजेपी हमेशा इनकार करे, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती जैसी स्थिति, टक्कर जैसी स्थिति वो जरूर खड़ी होगी, ये भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ललित, देखिए भले ही सीटें बढ़ गई हों, 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना हो, लेकिन जिस तरीके की जमावट उपचुनाव को लेकर की जा रही हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से, वो बेहद दिलचस्प है। क्योंकि न सिर्फ जाति समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है बल्कि कहां पर किस तरीके से किसकी घेराबंदी की जा सकती है इसको लेकर भी लगातार रणनीति बन रही है। और यही कारण है कि चाहे हम मुंगावली सीट को लेकर देख लें, वहां पर सचिन यादव को प्रभारी बनाया गया है, वहां पर यादव वोट बैंक ज्यादा है। इसी तरीके से सुवासरा में जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि वहां पर ठाकुर वोट ज्यादा है। और इसी तरीके से डबरा विधानसभा सीट पर महिला जो कांग्रेस विधायक है उनको जिम्मेदारी दी गई है ताकि न सिर्फ महिला होने के नाते वो काउंटर एक तरीके से इमरती देवी को कर सकेंगी, बल्कि जो घेराबंदी की भी जमावट स्थानीय स्तर पर करना है वो भी बेहतर तरीके से कर सकेगी। तो कुल मिलाकर जो रणनीति तय हो रही है उसमें रणनीति में इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से जातीय समीकरणों को साधना है, किस तरीके से कौन सी जाति और कौन से वर्ग को किस तरीके से साधना है। इन तमाम बातों का ध्यान इस बार उपचुनाव में रखा जा रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस हर दिन नई रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए।
और रिएक्शन किस तरीके के रहे। हिना कांवरे तो कॉन्फिडेंट हैं, वो सुनवाते हैं आपको। चुने मिनिस्टर्स के यहाँ से कांग्रेस जीत पाई थी, जिसमें से इमरती देवी जी के यहाँ से कांग्रेस 18,000 के वोटों से चुनाव जीते थे। तो हम लोगों को भी जब प्रभार मिला आदरणीय विजयलक्ष्मी साधो जी को, मुझे और हमारे साथ झुमा सोलंकी जी को, सोहन वाल्मीकि जी को, तो हम लोग चिंतित थे कि डबरा को चूंकि जीत का मार्जिन इतना था, इमरती देवी जी इतनी स्ट्रांग थी, तो हमको ये लगता था कि हम जीतेंगे कैसे। लेकिन जब लोकसभा में 18,000 का मार्जिन जीत का था वहाँ, जिस समय की बात सब जानते हैं कि अशोक सिंह जी चूँकि सिंधिया जी के खेमे के नहीं थे और इमरती देवी जी ने उनका खुलकर विरोध किया था एक तरह से, उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ पर 18,000 से चुनाव जीती थी। इसका मतलब कि कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग है और वहाँ के कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग है क्योंकि वहाँ इमरती देवी जी के वोट नहीं है, वहाँ जो वोट है वो कांग्रेस के हैं। और इसी के दम पर हम कह सकते हैं कि आने वाला विधानसभा जो उपचुनाव है वो भी हम शानदार वोटों से जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट बैठक होनी है। 11 बजे शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक होनी है। सभी मंत्री वेबलिंक के जरिए ऑनलाइन इस बैठक में जुटेंगे और एक ट्रायल रन की कोशिश की गई है। कई अहम मुद्दे इस बैठक के दौरान रहने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा वो सबसे ज्यादा इस दौरान चर्चा में रहेगा। और मुख्यमंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होनी है, उसमें भी सीएम शिवराज शामिल होंगे। शाम 5 बजे होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। इस दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर केंद्र की योजनाएं और राज्य सरकारों के प्रयास, इस पर चर्चा होगी। और सीएम शिवराज के ऐलान के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के कर्मचारियों को तय तारीख से ही इंक्रीमेंट मिलेगा। 1 जुलाई 2020 से ये इंक्रीमेंट माना जाएगा। कोरोना से जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो फिर एक अलग से आदेश जारी होगा। वित्त विभाग अलग से एक आदेश जारी करेगा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में खरीफ फसलों की स्थिति पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। 28 जुलाई से जलाशयों से पानी छोड़े जाने का फैसला लिया गया है, यानी आज से जिन जगहों पर पानी की जरूरत ज्यादा है वहां पर पानी छोड़ा जाएगा। बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। और कोरोना काल में भूपेश बघेल सरकार ने बड़ी खुशखबरी भी दी है। स्वास्थ्य विभाग 5,928 पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करने जा रहा है। इनमें से 2100 पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी, जबकि 3,828 पद संविदा नियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। संविदा पर होने वाली नियुक्तियों में 3,449 पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भरे जाएंगे, जबकि 379 कर्मचारियों की नियुक्ति कोविड अस्पतालों में की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मार्च 2021 तक के लिए भर्तियां होंगी और कोविड अस्पताल में 3 महीने के लिए भर्ती को मंजूरी दी गई है। और मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा बाघ दिवस पर मिल सकता है। बाघ दिवस पर जो आंकड़े जारी होंगे उसके मुताबिक ये माना जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा मध्य प्रदेश के पास रहे। टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो अभी मध्य प्रदेश के पास है। 2018 की जो बाघों की गणना जारी की गई थी उसमें तकरीबन 526 बाघ बताए गए थे। हालांकि लगातार बाघों की मौत के मामले भी बढ़े हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 2200 तेंदुए प्रदेश में हैं और यही वजह है कि तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिल सकता है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बाघों के मोर्चे पर हालांकि खबर ठीक नहीं मिल रही है, सियासत में भी बाघों की एंट्री हो रही है, लेकिन अगर तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिलता है तो ये प्रदेश के लिए बेहतरी की बात होगी।
जी बिल्कुल ललित, जो खबरें पन्ना से निकल कर आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली और अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लगातार वहाँ पे बाघों की मौत की खबरें निकल कर सामने आ रही। लेकिन अब जब बाघों की गिनती हो गई और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, उसके बाद क्योंकि तमाम जो वन्य प्राणी हैं उनकी जो है गिनती की गई थी, लेकिन बाघों की जो गणना है उसका ऐलान किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। बाकी जो वन्य प्राणी हैं उनके गणना जरूर की गई थी, लेकिन उनका ऐलान नहीं किया गया था। तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है, जो सूत्रों का कहना है कि 29 जुलाई को जब बाघ दिवस मनाया जाएगा तो उस समय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है ऐलान करेंगे जो बाकी की वन्य प्राणियों की संख्या, जिसमें तेंदुओं को लेकर मध्य प्रदेश क्योंकि 2014 की गणना में नंबर 1 पे रहा था, हालांकि कर्नाटक नंबर 2 पे रहा था, लेकिन जो मार्जिन था करीब 400 संख्या का मार्जिन था। मध्य प्रदेश के बाद 2014 में जो है करीब 1800 तेंदुओं की संख्या गिनी गई थी। इसके अलावा कर्नाटक में 1400 तेंदुओं की संख्या गिनी गई थी, और यही कारण है कि अभी जो ताज़ा गणना की गई है उस गणना के अनुसार जो है करीब 2200 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ऐसे में ये आकलन लगाया गया है वन विभाग के द्वारा, वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि जो अभी जो एजेंसी और जो तमाम केंद्रीय एजेंसी जो आकलन किया है, जो गणना की है तेंदुओं की, उसमें जो उन्होंने जो अपना वन विभाग ने आकलन किया है उसमें ये संख्या 2200 तक पहुंच सकती है। और यही कारण है कि ये 2200 जो संख्या है ये फिर से जो तेंदुओं का जो दर्जा मिला था 2014 में, वो तमका जो है वो तेंदुआ स्टेट का फिर से मध्य प्रदेश को मिल सकता है, और मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा तेंदुए वाला स्टेट बन जाएगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबर जबलपुर से है। जेडीए अध्यक्ष बताने वाले शख्स पर एफआईआर की गई है। उमती थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। जेडीए के जो अधिकारी हैं उन पर यह धौंस दिखा रहा था। फर्जीवाड़े की पोल खुल गई, इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। अब्दुल महमूद रंगरेज ये खुद को जेडीए जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जबलपुर विकास प्राधिकरण इसका अध्यक्ष बता रहा था, और अब मामला दर्ज किया गया है 420, 467, 468 के तहत। फर्जीवाड़े की पोल खुलने के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। जेडीए अध्यक्ष ये खुद को बता रहा था, अब्दुल महमूद रंगरेज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खरास है, लेकिन रिपोर्ट के पहले उसको कैसे हम सामान्य वार्ड में भेज दें और कैसे कोविड वार्ड में भेज दें। अगर मान लो वो कोविड पॉजिटिव नहीं आया और हमने कोविड पॉजिटिव में भेज दिया तो एक बैठे ठाले उस व्यक्ति की जान को संकट आ जाएगा। अथवा वो कोविड पॉजिटिव है और हमने सामान्य वार्ड में भेज दिया तो उससे दूसरों की जान को संकट आ जाएगा। रिपोर्ट आने तक हम किन्हीं की व्यक्तियों की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। नहीं, यह स्थिति रिपोर्ट आने के बाद की है। राजा ना व्यापारी, अब की बार पटवारी। अब कांग्रेस अपना नेता, कांग्रेस ऐसा नहीं है, नया नारा नहीं आया है। कांग्रेस अंतर्द्वंद से गूंज रही है। कांग्रेस का ये संक्रमण काल है। वहाँ जितने भी हैं, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जयवर्धन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय नकुलनाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब राजाना व्यापारी, जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मानता हूँ कि ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी, इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस कहाँ तक नीचे हाशिए पर जाएगी। सर कंप्यूटर बाबा जो है लोकतंत्र के बचाने के लिए प्रदेश में लगातार एक यात्रा निकाल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। पूज्य बाबा हैं, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। धर्म बचाने के लिए, धार्मिक मुद्दों के लिए यात्रा निकालें, अच्छा है। संत हैं वो, बहुत बड़े हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ।
पर अगर राजनीति करना है तो ये चोला छोड़ना चाहिए कांग्रेस अभी, और अगर ये चोला पहनना है तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है। बहुत से काम समाज सुधार के आज हैं। मेरा दोनों हाथों से पैर छीता हूँ यहीं से, आपके माध्यम से, और आग्रह करता हूँ। कांग्रेस के प्रदर्शन अब भी चल रहे हैं, कल इंदौर में भी प्रदर्शन किया, कोरोना काल चल रहा है। हम लोगों को नसीहत देते हैं उनके बड़े नेता, कभी ट्वीट पे कभी उस पे के हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। और ये इनका जुलूस इंदौर में देखिए आप, इनके नेता जब जाते हैं तब क्या स्थिति कर देते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश हमेशा दूसरों के लिए होते हैं, ऐसे वो उपदेश हमें देते हैं। ये कोरोना काल है आज की, देखिए किसी पार्टी पर संकट नहीं है, ये किसी जाति पर संकट नहीं है, किसी धर्म पर संकट नहीं है। कोरोना का संकट देश पर है, प्रदेश पर है, शहरों पर है, गांव पर है, बस्ती पर है। अभी तो हमारा ध्यान एक तरफ होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में और कोई तात्कालिक संकट तो। और खबर उज्जैन से, महाकाल की सवारी से पहले हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। कल ये बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई थी। उससे ठीक पहले पुजारी और पुलिस के अधिकारी एक तरह से आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। एसपी और कलेक्टर को बीच बचाव करना पड़ा। इस बात की गंभीरता को आप समझिए। एसपी और कलेक्टर को अगर बीच बचाव करने की नौबत आए, मतलब मामला बिगड़ा हुआ है। सवारी निकलने से पहले सभागृह में हंगामा हुआ। दोनों पक्ष इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दरअसल कलेक्टर जो हैं वो वहां की प्रबंधन समिति के प्रमुख भी होते हैं। इन स्थितियों में दोनों पक्षों की तरफ से खामोशी अख्तियार कर ली गई है। पर बाबा के दर पर विवाद अच्छी बात नहीं। बैतूल में सतपुड़ा डैम के किनारे पड़े मछली पकड़ने के पुराने जाल में एक बड़ा धामन सांप, ये एक प्रजाति है, बड़ा धामन सांप बुरी तरह उलझ गया। इसे बचाने के लिए लोगों ने स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ आदिल खान को बुलाया। आदिल ने तकरीबन घंटे भर तक कड़ी मशक्कत की और तब कहीं जाकर 7 फीट लंबे इस धामन को जाल से आजाद कराया गया। रेस्क्यू के बाद आदिल ने इस सांप को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। खबर जशपुर से, जहां 15 हाथियों का दल तपकरा पहुंच गया है। वन परिक्षेत्र बनमूड़ा में हाथियों ने ग्रामीण पर हमला भी कर दिया है। हाथी भगाने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान हाथियों ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। खबर राजनांदगांव से, जहां प्रेमी युगल ने फांसी लगा ली है और पेड़ पर इन दोनों की लाश मिली है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। मोहल्ला थाना इलाके के हर्रा टोला का यह मामला है। और जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार बोलेरो ने एक किशोरी को टक्कर मार दी है। किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई है। बगीचा थाना इलाके के महुआ डीह की यह घटना है। हादसे मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं। सड़क हादसे की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर आपको अलग अलग जगहों के सड़क हादसे की दिखाएंगे। जबलपुर के भेड़ाघाट बाईपास, बाइक सवार 2 ट्रकों के बीच फंस गया। 5 लोग इसमें सवार थे। 2 लोगों की हालत गंभीर है। सागर की तस्वीर, गैस टैंकर की चपेट में 2 बच्चे आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बीना के किर्रौत गांव में। छतरपुर, एक कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कार बेकाबू होकर पलट गई। 8 लोगों की मौत हो गई। बच्चे और महिलाएं इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 28,000 के पार कोरोना के मामले पहुंच गए हैं। 19,000 से ज्यादा मरीज हालांकि रिकवर भी हुए हैं। 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 7,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। 4,000 से ज्यादा मरीज यहां रिकवर हो चुके हैं। इधर इंदौर में अच्छी बारिश के लिए राऊ में बीजेपी के नेता दूल्हे की तरह सज धज कर उल्टा गधे पर बैठकर निकले। नगर अध्यक्ष शिव डिंगू ने बताया कि अच्छी बारिश के लिए सालों से इस तरह के टोटके होते रहे हैं। बारिश के लिए निकली ये बारात नाचते गाते राई और नमक के साथ शमशान घाट पर जाकर खत्म हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।